अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का तजिया स्टार्ट करें, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अजहा के इस मौके पे दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा एक ही मैसेज है हमारी पूरी टीम की तरफ से, अल मक्का टेक की तरफ से, कि अपना बहुत ख्याल रखें, खूब ईद इंजॉय करें और मुस्तहिक लोगों को आपने एक पल के लिए भी इग्नोर नहीं करना। इसके साथ साथ जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो दोस्तों, जल्दी से आगाज़ करते हैं ख़बरों से और साथ बीटीसी की करंट परफॉर्मेंस जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इन 2 दिनों ने बीटीसी को यहाँ पर अपने ट्रैक से पूरी तरह उतारने की तैयारी कर ली है। ये ट्रैक कहाँ बीटीसी को उतार के फेंकेगा, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो निगोशिएशन चल रही है उसने आखिरकार क्या रास्ता यहाँ पर इख्तियार किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इंपोर्ट टैरिफ बढ़ने लगा है तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर, तमाम मुल्कों के अंदर, वो मैं आज आपको छुट्टियों के अंदर अपडेट दे रहा हूं। पल्ले बांध लीजिएगा ये बात, क्योंकि इसने एक बड़ी तब्दीली लेके आनी ही आनी है। रिक्वेस्ट होगी तमाम ऑडियंस से कि आज के दिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरे व्यूवर्स तक फौरी तौर पर ये अपनी रीच इख्तियार कर सके। ऑयल falls on optimism that US-Iran negotiations are still on track। देखें दोस्तों, एक तरफ तो जो निगोशिएट की बात हो रही थी उसके दरमियान जो वायलेशन हुई है, इसने बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाला है और एतमाद को तोड़ा है दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स का और ताजरों का यकीन इस तरह टूटा है दोस्तों कि मार्केटें एकदम से अप मोमेंटम बनाना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ये छेड़ाछाड़ी इतना ज़्यादा मार्केटों को डिस्टर्ब कर देगी। और अब हम ऑफ डे के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केटों को तेज़ी से वॉलेटाइल होता देख रहे हैं। खास करके आपने देखा कि कमोडिटीज़ ने तो आज अपनी सपोर्टें ही तोड़ दी हैं, ठीक है, और बीटीसी अपने एज पे आके खड़ा हो गया है, यानी कि 75,000 की वो सपोर्ट जो आम दिनों में टूट नहीं सकी, लेकिन आज मार्केटों में वॉल्यूम भी कम होने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, गल्फ टेंशन किसी भी किनारे लगने को तैयार नहीं है। नए से नए मुआहदे सामने आ रहे हैं, एक पूरा हो नहीं पाता और अगले की बात शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे डाउट्स जो हैं वो इसी बात के हैं कि ये सूरत हाल फ़िलहाल कोई अचानक ही खबर आ जाए सामने तो उसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता, देन अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी अभी बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अंडर द रिव्यू हर चीज़ आ चुकी है और आप जानते हैं कि दूसरी तरफ तैयारी हो रही है इस बात की कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से और सूरत हाल क्या बन रही है, उसके लिए बढ़ते हैं एक नए एनालिसिस की तरफ। व्यूवर्स का पूछना था कि हॉर्मस में अभी तक कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 कंट्री वहां से इजीली वर्क करते दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपने ठीक तहकीकात की, आपका इल्म बिल्कुल राइट है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो मुसलसल राइज हो रही है। इन्फ्लेशन क्यों राइज हो रही है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि खाली 4 कंट्री के जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरते, बहुत दुनिया के जहाज़ गुजरा करते थे जो आजकल नहीं गुजर पा रहे। और इन्फ्लेशन का जो डर है वह एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है रेट हाइक की, जिसकी मिसाल अभी यहाँ पर देखी गई है कि इंडिया, उसके बाद मलेशिया और एक और कंट्री ने कल 10% तक कमोडिटीज़ पे एक नया टैक्स लगा दिया है, सिर्फ इस प्रेशर की वजह से। अब मज़े की बात यह है कि एक तरफ तो हम कमोडिटीज़ को टूटता देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मार्केटें, गोल्ड मार्केट की बात करें वो 5600 पे थी और अगर सिल्वर मार्केट की बात करें वो 120 पे थी। इस वक्त इनकी हालत बहुत ही बुरी है, अच्छी खासी क्रैश कर चुकी हैं ये मार्केटें। बावजूद इसके इनके ऊपर 10% का टैक्स लगने का मॉडल मार्केट में आ गया है। अब इसे मैं मॉडल क्यों कह रहा हूँ? मॉडल इसलिए कह रहा हूँ कि एशियन कंट्री में रुझान बढ़ रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 10% इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा तो अगर इनके प्राइस पहले से ही हाकस्तर हैं, मट्टी में मिल चुके हैं, तो इनमें अचानक से एक बूस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये स्टेप भी समझ से बाहर है, ठीक है, ये भी इन्फ्लेशन को आवाज़ ही देता है, लेकिन इसमें होता यह है कि किसी का फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा किसका होता है ये आप जानते हैं, यानी कि ये एक ऐसा माइंड है कि मसलन अगर कोई बायर या सेलर मार्केट में जाता है तो इसका बराह रास्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, वो इस चीज़ का जो कि है थोड़ा बहुत एडवांटेज सेट करते हैं। तो क्योंकि आपने देखा कि इंडिया के अंदर रातों रात जो है वो डिवैल्यूएशन हुई, बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देखा गया सब कुछ, इसलिए उन्होंने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 10% टैक्स की बात नहीं की बल्कि लगा दिया। और कहीं कहीं तो पता चल रहा है कि वो 15% का टैक्स था। अब इसी तरह ही ये मॉडल मलेशिया में भी देखा जा रहा है, अदर कंट्री में भी। अगर इसी तरह ही करते करते आगे बढ़ता है तो ये सूरत बिगड़ सकती है। अब कुछ व्यूवर का पूछना था कि क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, तो दोस्तों बहुत कम चांस है। क्यों? उसकी एक वजह है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी लेवल है और जो करेंसी है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है। और अब जो हुकूमत बैठी है वो बहुत ही कोशिश कर रही है कि इसको ठीक करने की, यानी कि जितनी भी डिवैल्यूएशन हो गई थी उसको अब ठीक करने का प्रोसेस हमें यहाँ पर वाकई में देखने को मिल रहा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल है कि 3 साल से पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉलर के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। ऐसा बहुत पहले कभी देखा जाता था, आजकल ये एक नमूना है, वरना अगर हम 3 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी। फ़िलहाल अभी पाकिस्तान में इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई पैनिक है ना तो कोई डर है। फ़िलहाल हमें ये काम जो है बेटरमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब ज़ाहिरी बात है हम छुट्टियां देख रहे हैं, लेकिन अब तैयारी कस लें, डाटाज कल से आने लगे हैं। आज भी इवनिंग में डाटा आएगा और मार्केटों में वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों अनसर्टेनिटी की ये हालत है कि अब फिर हम देख रहे हैं कि WTI के अंदर $3 की कमी हुई है, ब्रेंट के अंदर भी 2.31 की, लेकिन मार्केटें अब इसका असर नहीं ले रही। यानी कि कल हम 94 तक पहुंच गए थे, अब हम फिर से 91 पे आए हैं, लेकिन मार्केटें इसका असर नहीं ले रही, इसलिए कि यकीनी की आबोहवा अब बहुत ज़्यादा पीक पे है। क्योंकि कल जब ये 91 पे था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि उस वक्त कमोडिटीज़ बेटर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस वक्त कमोडिटीज़ का हाल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन में कोई इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे BTC का डोमिनेंस पॉइंट 20% फॉल कर जाने की वजह से आल्ट कॉइन्स ने अपनी पोजीशन को एक मरतबा फिर से पहले से बेहतर किया है। हाइपर लिक्विड ने एक मरतबा फिर से दोस्तों अपनी $60 की सपोर्ट को तोड़ा। हमने 58.75 का लो देखा, आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, और बाउंस लिया हमने 62.62 तक। याद रहे कि इस वक्त हाइपर लिक्विड की सपोर्ट $60 की अब हो गई है कमज़ोर। ज़्यादा देर तक ये सूरत अगर रह पाती है तो हम 57.50 का फिर से बाउंस देख सकते हैं। रजिस्टेंस जहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं वो 64.50 की है। बिना देर किए आगाज़ करते हैं दोस्तों BTC से। BTC जो मिड नाइट में 75,900 पे था, अंदाज़ा करें कि मिड नाइट से लेके अब तक ये सिर्फ डाउनफॉल का ही शिकार हुआ है, जिस दरमियान हमने 75,250 से 220 से बाउंस देखा है। इससे ज़्यादा डिप अब और कोई रह नहीं गया और हम इस वक्त प्रेशर और वीकर जोन में एंटर हो चुके हैं। कहाँ पर रह गई बात अब दोस्तों? 77,500 इसकी सेफ जोन थी जो बहुत ज़्यादा दूर रह गई है, और अभी तक इसकी और सेफ जोन कोई दिखाई नहीं दे रही। अब 77,000 पे यकमुश्त पहुंच जाना इतना आसान नहीं है, लिहाजा प्रेशर बढ़ रहा है 75,000 की तरफ। सपोज़ हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक 75,390 75,250 तक आ जाते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट फोकस 74,000 तक बढ़ सकता है। मज़ीद अगर कोई बिग बेरिश गॉड कैंडल बन जाती है तो फिर ये मामला कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी यानी कि बेएतबारी की लहर बहुत पीक पे है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त BTC को सिर्फ एक सपोर्ट हासिल है। इस सपोर्ट के ब्रेक होते पहला प्रेशर 74,200 पे रहेगा। ये देखें, ये आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, जस्ट 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन करना है और सूरत हाल आपके सामने रहेगी। और यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट, क्योंकि अब 77,500 बहुत दूर है, तो 76,500 से 76,800 इसे टेम्पररी तौर पे बड़े क्रैश से बचा सकती है, लेकिन टेम्पररी तौर पे। अगर हम इथीरियम की बात करें दोस्तों तो ये भी वीक से वीक तर ही हुआ है। मिड नाइट में हम 2075 पे थे, दिन का आगाज़ इसके लिए कुछ भी नहीं लेके आ सका। हम 2083 से रिजेक्ट होके फिर 2056 से बाउंस लेकर आए हैं। तो इथीरियम के पास भी दोस्तों बस ये एक ही सपोर्ट रह गई है। 16 घंटे हो चुके हैं, इथीरियम में कोई वॉल्यूम मौजूद नहीं है। ओवरस्टे ऑन 2080 या इसे फिर से नॉर्मली पुश करेगा 2050 से 2028 के लिए। खैर 2050 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। कीप योर आइज़ ऑन 2050, यही इसकी पुरानी तरीन सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे धूम मच जाएगी। एनीवे अपर लेवल पे स्ट्रगल स्टार्ट होगी दोस्तों 2125 के बाद। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
सो गाइस आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी के लिए हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो 650 से 642 के दरमियान थी। इस दरमियान बीएनबी ने वाज़िया तौर पे 650 को किया ट्रिगर, हाई रहा 655 का और अब बीएनबी कहीं पर भी यहाँ पर अपनी सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। करीब 25 घंटे से बीएनबी के कैंडल चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो प्रेशर इसकी पुरानी स्लोट की तरफ ही बढ़ेगा, यानी कि 650 से 642 की तरफ। और जब भी कभी मार्केटों के ऐसे हालात होते हैं, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती हैं। ऐसे में ये सोचना कि पहले जैसी रेजिस्टेंस हो जाएगी जैसी हम आम बिहेवियर के अंदर देख रहे थे, इसे ज़्यादातर हमाकत कंसीडर किया जाता है। तो प्रेशर जो है वो दोस्तों इस वक्त बीएनबी के ऊपर वाक़यातन मौजूद है। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। ये आखिरी सपोर्ट होगी जो बीएनबी को मज़ीद क्रैश से बचा सकती है। हमारे लिए सोलाना की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 82.50 की थी और इत्तफाक से आज सुबह सोलाना ने 82.74 से लिया बाउंस और 84 से हुआ रिजेक्ट, और सोलाना इस वक्त हमें 85.50 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। ओवर स्टे ऑन 83.80, सोलाना को आसानी से पुश मिलेगी 82.50 के लिए। अगर हम यहाँ पे दोस्तों डोज कॉइन की बात करें तो इसका बिहेवियर कदरे बेहतर रहा, लेकिन हम फिर से पॉइंट 10 से बाउंस लेके पॉइंट 10.22 तक रेजिस्टेंस इख्तियार करने में कामयाब हुए। स्ट्रगल ऑन रहेगी, पॉइंट 10.25 की रेजिस्टेंस ना मिल पाने पे डोज हमें दोबारा से पॉइंट 10.05 की तरफ पुश कर सकता है। हाइपर लिक्विड की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको स्टार्ट में दे दी थी, तो मेरी कोशिश होती है हम टाइम को सेव करें। अब बात कर लेते हैं जी कैश की। जी कैश के कैंडल को चार्ट को देखकर दोस्तों आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, जिग जैग। अच्छा, इसे बेसिकली बोलते हैं जंबो जिग जैग पैटर्न। एक होता है मिनी जिग जैग पैटर्न, ये जंबो है बड़े वाला। इसमें कम से कम 60 से $65 की वॉलेटिलिटी होती है, और जो मिनी वॉलेटिलिटी का जो मिकदार का लेवल होता है वो ज़्यादातर 50 से 30 सेंट का होता है, यानी कि यहाँ सेंट्स में होता है या बड़े क्वांटिटी में। यहाँ पर अभी अगर हम जी कैश को देखें तो मिडनाइट में तो खैर पहले से ही जी कैश 597 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी लास्ट हद दर्जा सपोर्ट जो है वो 595 कंसीडर की जाएगी, जिसके बाद प्रेशर 585 तक बढ़ सकता है। हमने यहाँ पे 561 तक का लो देखा। अंदाज़ा करें कि फिर वही बात 570 ट्रिगर हुआ, हाई रहा 574 का। ये इसकी पुरानी सपोर्ट है 570। अब के बार भी अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो प्रेशर 555 की तरफ बढ़ेगा। चेन लिंक कॉइन को हम काफ़ी दिनों से दोस्तों यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी सपोर्ट 9.30 की थी। आज भी चेन लिंक ने फिर से 9.27 का लो दिया, हाई रहा 9.43 का, और यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं है। हम मैक्स 9.48 तक भी पहुँच जाते हैं तो रिजेक्शन आएगी, जो इसे 9.35 पे दोबारा लेके आ सकती है। ऑडियंस डिमांड पे आज सुई टोकन को यहाँ पे ऐड किया गया है, तो दोस्तों सुई की परफॉर्मेंस आपके सामने है। सुई ने यहाँ पे ठान ली है अब $1 की सपोर्ट को ब्रेक करने की। सिर्फ अभी यहाँ पर एक हल्का सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो इससे अगर कोई पोटेंशियल दे भी देता है तो 1.02 से 1.04 तक की होगी। प्रेशर तेज़ी से 0.9850 सेंट की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा ऑडियंस डिमांड टोकन यहाँ पे है दोस्तों एवेक्स। लिंक के बाद हमने एवेक्स को ऐड किया है। एवेक्स आज मॉर्निंग में बहुत बड़ा लो प्रोवाइड करके आया है 9.03 का। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि एवेक्स को लेके हमारी दो सपोर्टें हैं, 9.05 और 8.60। लिहाजा 9.05 यहाँ पर ट्रिगर हुई, हाई रहा 9.17 का। अभी भी अगर इसमें कोई पोटेंशियल वापस आती है तो इसे 9.25 से 9.28 की रिजेक्शन दे सकती है, जिसके नतीजे में एवेक्स दोबारा 9.10 पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों पिछले 2 सेशन से हम टाओ को डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। आपको बहुत अच्छे से पता था कि इसकी सपोर्ट 280 की है और 290-93 से ये रिजेक्ट हो रहा है। 290-93 में ही इसकी भलाई थी कि ये अपना नेक्स्ट ब्रेकआउट कंटिन्यू करता, लेकिन हम 286 से हुए रिजेक्ट। लो देखा है हमने 270 का, ये काफ़ी बड़ा लो है। पोटेंशियल अभी 275 पे बन रही है। ये सपोर्ट थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती है नेक्स्ट 2 और के लिए, यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन विद डाटा के साथ जो आएंगे तो हम 278 से 280 की रेजिस्टेंस पा सकते हैं। लेकिन इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही दोस्तों मार्केट जो है वो 271 से 268 तक का रिवर्सल पकड़ेगी।
सो गाइज लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये मिडनाइट में ऑलरेडी 4480 पे था, ठीक है, और इसने अपने दिन का आगाज़ जो है वो तकरीबन अपनी एक स्ट्रगल से किया और हम 4516 तक पहुंच गए, यानी कि 4491, 4516 और अब फिर वापसी 4472 की। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ख़बरें हैं और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ रही हैं। फ़िक्र की बात यह है पूरी दुनिया के लिए कि यहाँ पर क्रूड ऑयल इसके अगेंस्ट ऐसे आके खड़ा हो गया है जैसे कि लोग कनस्तरों में तेल भर भर के ला रहे हैं और उसे सेव करने की तरफ लगे हुए हैं। फ़र्क ये है कि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो गोल्ड का मोमेंटम है वो नेगेटिव नहीं है, उसे नेगेटिव किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इसके पास अभी भी पेपर करेक्शन काफ़ी पड़ी हुई है। यानी कि ये जो आप XAUT को देखते हैं ये बेसिकली टोकनाइज्ड टोकन है, ये एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट के सिवा और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में दोस्तों फिजिकल के कोई भी यहाँ पे शायान शान नहीं है। एनीवे अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि 4470 इसकी एक नई सपोर्ट दोबारा बन रही है जिसके ब्रेक होने के चांस काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम हो जाते हैं तो इन छुट्टियों के अंदर ही आप 4455 4450 तक का एक नया लो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक नई सपोर्ट बनी है जो इसे वापस 4490 से 4498 तक लाने की कोशिश कर सकती है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।